बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के फर्स्ट डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले जो है हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पोस्ट किए हैं। पहला लेक्चर जो था वो DSM-5 किस तरह से आई और इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आती गई और DSM-5 जो है वो आई, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट किया था उसमें हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 3 बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग। इसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले को पढ़ेंगे और इसके बाद थर्ड चीज़ है अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। साथ के साथ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इजी स्लाइड्स भी शो हो जाएंगी जो कि मैंने खुद बनाई हैं आप लोगों के लिए और बहुत से पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले अब आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के 3 क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि इसका ऑनसेट होता है डेवलपमेंटल पीरियड में। दूसरा है कि इसके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट होता है। और थर्ड ये है कि एडेप्टिव फंक्शनिंग के अंदर जो है वो डेफिसिट होता है। और ये उसकी कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि बच्चे के इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब हम इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जैसा कि बच्चे को इसके अंदर रीजनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। रीजनिंग एक ऐसी एबिलिटी है इंसान की जिसमें इंसान किसी भी सिचुएशन को लॉजिकल वे में इवेलुएट करता है और उसका कोई कंक्लूजन निकाल लेता है। सेकंड, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो मुतासिर होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालना, उनको इवेलुएट करना और उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना। थर्ड, बच्चे की प्लानिंग जो है उसके अंदर मसला आता है। बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान नहीं कर सकता। प्लानिंग हमारी कॉग्निटिव स्किल है जिसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में चीज़ों को सोचते हैं, प्लान करते हैं। इस तरह के बच्चों के अंदर जो है वो प्लानिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती है और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते। फोर्थ, बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो मुतासिर होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से मुराद है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में और आइडियाज़ के बारे में जो कि फ़िज़िकली प्रेजेंट ना हो, यानी जो सिंबॉलिक थिंकिंग होती है वो मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा बच्चे की जजमेंट की जो एबिलिटी है वो मुतासिर होती है। जजमेंट से क्या मुराद है? जजमेंट से मुराद है किसी भी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन पेश करना, उसका अपना डिसीजन बनाना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बिना पर। वो बच्चे का जो है वो वीक होता है। इसके अलावा जो है 6, बच्चे के एकेडमिक स्किल्स जो हैं वो वीक होते हैं। बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। एकेडमिक स्किल्स ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि हमारे एजुकेशनल सेटिंग के अंदर हमारे स्किल्स ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना, समझना या उस चीज़ के ऊपर अपनी रिसर्च करना वो बच्चा नहीं कर पाता। 7th, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है, यानी किसी भी हमारी ज़िंदगी में जब भी हमारे साथ कोई वाक़या होता है, कुछ भी होता है, हम उस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो है वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। क्राइटेरिया बी है डेफिसिट इन अडॉप्टिव फंक्शनिंग। इसमें बच्चा जो है वो अपने डेवलपमेंटल और सोशियो कल्चरल स्टैंडर्ड, जो उसकी पर्सनल इंडिपेंडेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर पाता। और उस बच्चे को किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में उसकी डेली लाइफ में, जैसे कि उसको कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट, जैसे कि घर, स्कूल या काम या कम्युनिटी में उसको ज़रूरत होती है। क्राइटेरिया नंबर सी है डेवलपमेंटल पीरियड, यानी जो इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग के अंदर डेफिसिट्स हैं वो डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर बच्चे के अंदर नज़र आने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इनकी बिना पर देखते हैं। और ये डायग्नोसिस का काम एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस से इज्तनाब करें। नोट, जो डायग्नोस्टिक टर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये ICD-11 के डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के इक्विवेलेंट टर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए पहले DSM-4 के अंदर मेंटल रिटार्डेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, जिसको अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया।
अब जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कॉमन टर्म है जो कि मेडिकल, एजुकेशनल और अदर प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब डिसऑर्डर को डायग्नोज किया था, स्टार्ट में 319 लिखा हुआ था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आगे। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आगे 319 जो है वो बेसिकली ICD-9 के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोड है वो लिखा गया है। ICD-10 के जो कोड हैं वो डिपेंड करते हैं सिवेरिटी स्पेसिफायर्स के ऊपर, जैसे कि माइल्ड के लिए F70, मॉडरेट के लिए F71, स्वेयर के लिए F72 एंड प्रोफाउंड के लिए F73 कोड इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे की जो सिवेरिटी लेवल है वो उसके एडेप्टिव फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके IQ स्कोर्स के ऊपर, क्योंकि जो एडेप्टिव फंक्शनिंग है वही बताती है कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा जो IQ स्कोर्स हैं वो कम वैलिड स्कोर्स होते हैं। अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिवेरिटी लेवल्स अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन देख लेते हैं। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोगों की मेजॉरिटी जो है वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज की जाती है। जो लोग माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो हर एरिया में स्लो होते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर जो है वो स्लो होते हैं। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। इसकी वजह से वो एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सिवियरिटी लेवल है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ लोग जो हैं वो अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऐसी फेमिलियर जगहों पे जो उनकी कम्युनिटी के अंदर होती हैं वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स भी लर्न कर सकते हैं जो कि उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा वो अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं और उनको मॉडरेट सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि उनको कोई दूसरा प्रोवाइड करता है। स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो बच्चे के अंदर मेजर डिलेज़ होते हैं उसकी डेवलपमेंट में, और ऐसे जो लोग हैं वो स्पीच को समझ तो सकते हैं लेकिन उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल डेली लाइफ की रूटीन वगैरह चीज़ों को सीख सकते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ों के अंदर अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं जो सवेयर आईडी के साथ हैं उनको सुपरविज़न की ज़रूरत होती है सोशल सेटिंग में। इनको जो है उनकी फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि कोई फैमिली मेम्बर इनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ करे, घर पर भी और सोशल सेटिंग में, दोनों जगह पे। नेक्स्ट है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ लोग होते हैं उन्हें मोस्टली जो है वो कॉन्जेनिटल सिंड्रोम्स भी होते हैं। कॉन्जेनिटल सिंड्रोम्स मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिंड्रोम्स मेंशन किए हैं जिसमें से डाउन सिंड्रोम एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिंड्रोम है। इसके अलावा हार्ट कंडीशंस के साथ भी ये लोग पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं। ये जो लोग हैं ये इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर एक्टिविटीज़ के लिए भी किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। इनकी कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई फ़िज़िकल लिमिटेशन मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में जो कि हमारे डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हेट्रोजेनियस कंडीशन है, यानी इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोगों के अंदर हमें मज़ीद फाइंड करने की ज़रूरत है। सोशल जजमेंट, असेसमेंट ऑफ रिस्क, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, इमोशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और मोटिवेशन इन स्कूल और वर्क एनवायरनमेंट फाइंड करना है। आईडी के साथ लोगों के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर डिसरप्टिव और एग्रेसिव होता है। इसके अलावा उनकी सोशल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और उन्हें रिस्क का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से लोग उनको फ्रॉड्स में या फिर क्रिमिनल सेटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं या फिर उनसे फॉल्स कन्फेशंस करवाते हैं, और इसके अलावा उनको फिज़िकली और सेक्शुअली तौर पर अब्यूज़ भी किया जाता है। आईडी के साथ जिन लोगों को डायग्नोज किया जाता है उनके अंदर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से उनके अंदर रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ जाता है। लोग जो है वो सुसाइड के बारे में सोचते भी हैं, सुसाइड के अटैम्प्ट भी करते हैं और अक्सर सुसाइड करके मर भी जाते हैं। इसलिए जब भी इनकी असेसमेंट की जाती है तो इनकी सुसाइडल थॉट्स के बारे में स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर इनकी डेथ जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रिस्क और डेंजर की वजह से भी हो जाती है।
नेक्स्ट अब हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के प्रेवलेंस के बारे में। इसका जो ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर अगर हम लोग प्रेवलेंस देखें तो 1% है, और ये जो है वेरी करता है डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर। डेवलपमेंट एंड कोर्स। ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ इन डेवलपमेंटल पीरियड, यानी इसका ऑनसेट जो है वो डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर हो जाता है। डिलेड मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल माइलस्टोन जो हैं वो 2 साल की उम्र में आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। लेकिन जो माइल्ड लेवल का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है वो तब तक नहीं आइडेंटिफाई किया जाता जब तक बच्चा जो है वो स्कूल एज में नहीं पहुंच जाता और उसको पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आते। डेवलपमेंट एंड कोर्स। क्लाइंट का तमाम क्राइटेरियाज पर फुलफ़िल होना लाजमी है, और ये चीज़ उसकी हिस्ट्री और उसकी करंट प्रेजेंटेशन की बिना पर की जाएगी। जितनी ज़्यादा जल्दी बच्चे को डायग्नोज कर लिया जाएगा और जितनी ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर इंटरवेंशंस अप्लाई की जाएंगी, क्लाइंट की कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। कुछ क्लाइंट्स के अंदर तो इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि बाद में उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मज़ीद डायग्नोज ही नहीं किया जाता। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। प्रीनेटल स्टेज में कोई जेनेटिक सिंड्रोम अगर हो जाए तो वो बच्चे के अंदर जो है आईडी का बायस बनता है। इसके अलावा बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से भी आईडी हो सकता है। मिसाल के तौर पर पैदाइश के बाद बच्चे को कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए या उसको कोई ऐसा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए जो कि उसके माइंड पर इफ़ेक्ट करे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तमाम कल्चर्स के अंदर हो सकती है। क्लाइंट की असेसमेंट के दौरान उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके इंडिविजुअल, एथनिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बारे में जानना, अवेलेबल एक्सपीरियंस एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग विद इन हिज और हर कम्युनिटी एंड कल्चरल सेटिंग मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें असेसमेंट के दौरान इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मर्दों के अंदर फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा जो है वो आईडी डायग्नोज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक मार्कर्स के ऊपर। कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें शामिल है कि असेसमेंट की जाए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में। ये चीज़ फाइंड की जाए कि जेनेटिक या नॉन जेनेटिक कौन सी इश्यूज़ हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस के बारे में जाना जाए। इसके अलावा को अकरिंग मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में असेसमेंट की जाए। इन तमाम चीज़ों के बाद आईडी डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा क्लाइंट की बर्थ से पहले, बर्थ के दौरान और बर्थ के बाद होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जाए और प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जाए, प्रॉपरली असेसमेंट की जाए और फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस पेश किया जाए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिर्फ उस वक्त डायग्नोस किया जाएगा जब तीनों क्राइटेरिया ए, बी और सी मेट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से मुराद है लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ को-अकरिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आ सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हैं, ये स्पेसिफिक हैं कम्युनिकेशन और लर्निंग डोमेन्स के अंदर प्रॉब्लम के। इसके अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग के अंदर मसला नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग जो है इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तमाम डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो ये दोनों डिसऑर्डर्स आपस में को अकरिंग डिसऑर्डर के साथ मेंशन हो सकते हैं। थर्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की असेसमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि इसके अंदर सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल डेफिसिट पाए जाते हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर असेसमेंट मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। इसकी बाद में रीअसेसमेंट भी की जानी चाहिए क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में IQ स्कोर्स अनस्टेबल होते हैं।
अब हम कोमोर्बिडिटी के बारे में बात करते हैं, यानी अदर कॉमन को अकरिंग मेंटल डिसऑर्डर्स जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ देखने में मिलते हैं, वो कौन से हैं। आईडी के साथ जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें मोस्टली कॉमन जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर एंड मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स शामिल हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बारे में। वो तमाम बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं, इनकी हम लोग क्लिनिकल स्वेरिटी लेवल अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को प्रॉपर्ली अचीव भी नहीं कर पाते, उनको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की कैटेगरी में डालते हैं। और जब ये पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद जब हम उनकी प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं, उस वक्त हम उनकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं। नेक्स्ट है अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये 5 साल से अबव उम्र के बच्चों के लिए है, जिनकी असेसमेंट करना उनकी फ़िज़िकल या कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि ब्लाइंडनेस की वजह से। ये कैटेगरी सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज़ की जाती है और इसकी रीअसेसमेंट जो है एक पीरियड पूरे होने के बाद लाजमी होती है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।